हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर डिस्कस किया था सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट इज योर सिलिकेट्स को। ठीक, आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं कि आपके पास नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले पिछले क्लास हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, हो सकता है वो आपको कुछ याद रहे ना रहे, इसलिए हम पहले पुरानी चीजों को रिवाइज करते हैं। ठीक, तो देखो हमने लास्ट क्लास सिलिकेट्स पढ़े थे। सबसे पहले सिलिकेट्स, ठीक, सिलिकेट्स के मैंने आपको टाइप पढ़ाया था अलग, एक ऑर्थो सिलिकेट, दूसरा आपके पास था पायरो सिलिकेट, तीसरा था आपके पास मेटा सिलिकेट। ऑर्थो क्या होता था, जहां पर एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है पर यूनिट, एक भी शेयर्ड नहीं होता है ना, 0 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, यानी एक सिंगल SiO4 यूनिट। तो मैंने आपको बताया था ये जो यूनिट होती है इसको हम कौन सी यूनिट बोलते हैं, सिलिकेट यूनिट। तो जब एक सिंगल सिलिकेट यूनिट है तो उसको हम कौन सा सिलिकेट बोलते हैं, ऑर्थो सिलिकेट। दूसरा होता है पायरो, बताओ पायरो में क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा। ठीक, मेटा में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, 2। फिर थर्ड कौन सा था आपके पास, 2 डायमेंशनल सिलिकेट, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स पर यूनिट शेयर हुआ करते थे। एंड फोर्थ इज योर 3 डायमेंशनल, जिसके चारों ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। फॉर एग्जांपल आपको मेटा का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो एक सिलिकॉन एटम कंप्लीट, 4 में से 2 ऑक्सीजन अनशेयर्ड हैं और 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है तो उनका आधा पार्ट काउंट होगा। जो ऑक्सीजन अनशेयर्ड है उनकी वजह से चार्ज आएगा। इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो तो ये बन गया SiO3 इसको हम लिखते हैं होल N, क्योंकि ये जो मेटा सिलिकेट है ये 2 तरह से एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये चेन बनाएंगे या फिर ये रिंग बनाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन चेन और रिंग में कितनी यूनिट्स हैं, आप यहां पर N की वैल्यू रख के इसका जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। याद आया? चलो, इसके बाद हमने डिस्कस किया था सिलिकॉन्स को। तो सिलिकॉन्स मैंने आपको बताए थे ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। इनके अंदर SiO-Si लिंकेज होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। ठीक, ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो ना बताया था आप R2SiCl या R3SiCl या फिर RSiCl टाइप के क्लोरोसिलेंस का हाइड्रोलिसिस करते हो तो Cl को रिप्लेस करेगा OH ग्रुप, इधर एक OH इधर एक OH। डिपेंडिंग ऑन आपके रिक्वायरमेंट आप यहां पर सिंगल OH ग्रुप भी रख सकते हो लाइक दिस, एक OH ग्रुप, या फिर आप 3 OH ग्रुप भी रख सकते हो। ठीक है, तो जब ये यूनिट आगे अटैच होती जाएगी, ठीक है, इस R को इधर रख लो और इधर OH रखो, तो फिर से आगे अटैच होता जाएगा और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। याद है, मैंने आपको बताया था। वहीं पर ये जो यूनिट है, ये वाली यूनिट, ये यूनिट क्या होगी, ये दोनों डायरेक्शन में लिंक होगी, इधर से भी दोनों OH से लिंक होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगी, इस OH से लिंक होगी। तो जो 3 OH वाली यूनिट है ये कैसा सिलिकॉन बनाती है, ये बनाती है आपके पास क्रॉस्ड लिंक्ड सिलिकॉन। याद आया? ये थे अपने दूसरे कंपाउंड्स सिलिकॉन्स। तीसरा मैंने आपको मिलवाया था एल्यूमिनो सिलिकेट्स से, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, जहां पे हमने पढ़ा था कि SI एटम को कौन रिप्लेस कर देता है, एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस कर देता है। अप टू 50% सिलिकॉन एटम्स को आप SiO2 की स्ट्रक्चर में से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिलिका का सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है उनको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। मैंने यहां पे आपको 2 एग्जांपल दिए थे, एक फेल्ड्स्पार और एक जियोलाइट। फेल्ड्स्पार जिसमें NaAlO2 और SiO3 यूनिट का 1:2 का रेशियो होता है, और जियोलाइट जहां पर रेशियो कितना होता है, 1:3। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने
लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। और एक जियोलाइट बताया था मैंने आपको, ZSM5, जो अल्कोहल को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। चलो, तो यहां अपनी कार्बन फैमिली खत्म हुई थी और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर नेक्स्ट फैमिली, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। तो कार्बन के बाद कौन आता है आपका, नाइट्रोजन। आओ शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन फैमिली से और देखते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इनमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो देखो नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक, इनको याद करने के तरीके मैंने आपको बताए थे। खैर पहले नेचर की बात कर लेते हैं। इनके अंदर जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, दीज आर बोथ नॉन मेटल्स। ये दोनों क्या है आपके पास, मेटलॉइड्स, या फिर आप इनको सेमी मेटल्स भी बोल सकते हो। बिस्मथ का मेटालिक नेचर ज्यादा होता है, तो ये कैसा है यहां पर आपका मेटल। ठीक, तो मैं पहले जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं। देखो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स है और बिस्मथ क्या है आपका एक मेटल है। फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। ठीक, तो बताओ नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2S2 2P3, फॉस्फोरस 3S2 3P3, आर्सेनिक 4S2 4P3, ये 5S2 5P3 और ये बन गया आपका 6S2 6P3। ठीक, यही कॉन्फ़िगरेशन की बात। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो -3 से लेकर +5 तक वेरी करती है। कहां से कहां तक, -3 से +5 तक। तो अगर मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दिखाऊं, जैसे आप बात करो अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में होता है, -3। ठीक, N2H4 हाइड्रोजन, N2H4 क्या होता है, हाइड्रोजन आपका NH2 यहां पर दोनों नाइट्रोजन -2 स्टेट में होते हैं। तो देखो ये -2 में है ना, -3 से +5 तक बहुत सारी स्टेट शो करता है। इसी तरह देखो आप, और मैं आपको कंपाउंड दिखाता हूं, N2 नाइट्रोजन, N2 में नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है, 0 में है। ठीक, फर्दर आप आओ NO N2O, उसमें ये +1 स्टेट में है, NO +2, N2O3 +3, NO2 +4 एंड N2O5 +5। तो इस तरह से ऑक्सीजन क्या करता है, -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ध्यान रखना, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूं, कोवेलेंसी मत मान लेना इसको, कोवेलेंसी अलग चीज होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं जनरल प्रॉपर्टीज में कि एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4। कहीं आप बोलो यहां तो 5 हो रही है, 5 इसकी कोवेलेंसी नहीं है। 5 क्या है, 5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, तो देखो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैं यहां डिस्कस करता रहा हूं आपके साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक नेचर, साइज। साइज की आप बात करो तो डाउन द ग्रुप जाने पर बताओ साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। ठीक, साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक, लेकिन इस ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आप लोग ध्यान रखना, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। 15th group elements are greater than both 13 and 15 group elements। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होगा? ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि जो नाइट्रोजन फैमिली है 15th ग्रुप, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 13th ग्रुप से भी ज्यादा होगी और
16 ग्रुप से भी ज्यादा होगी। 13th एंड 16, 13 नहीं 14 लिखो, 14th एंड 16 ग्रुप। भाई ये 15 ग्रुप है, इससे पहले आएगा कार्बन, इसके बाद आएगा ऑक्सीजन। तो इस फैमिली की आयनिक एनर्जीज कार्बन फैमिली से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन फैमिली से भी ज्यादा होती है। वैसे ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से इनकी आयनिक एनर्जी अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होती है, ज्यादा। तो मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन बोथ 14 एंड 16 ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू देयर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अपने हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी जो आयनिक एनर्जीज है वो अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो देखो साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनिक एनर्जी हो गया। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। एक एलोट्रोपी है ना, ये एलोट्रोप बनाते हैं नहीं बनाते हैं। दूसरा एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तीसरा कोवेलेंसी, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले कोवेलेंसी की बात कर लेते हैं हम यहां पर। तो देखो कोवेलेंसी, ठीक, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को मेनली मैं यहां कंपेयर करूंगा। तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो फास्फोरस और उसके सबके बाद वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। याद है ना, कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, हम बार बार पढ़ते रहेंगे। यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। So the maximum covalency can be 4। कितनी हो सकती है मैक्सिमम कोवेलेंसी यहां पर, 4। वो भी कब, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अदरवाइज तो 3 ही होगी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आप देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2s2 और 2p3, 1 2 3। अब इसके पास डी ऑर्बिटल्स तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर और कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है म्यूचुअल शेयरिंग से। तो लाइक NH3, NHH और H, ये एक इसके पास लोन पेयर रह गया। हाँ, इस लोन पेयर को यूज करके क्या बना सकता है, ये एक 4th कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और इस तरह से ये अपनी कोवेलेंसी को मैक्सिमम कितना ले जा सकता है, 4 तक एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। आई बात समझ में? चलो, ये तो ये बात कोवेलेंसी। दूसरी इनकी एक और जनरल प्रॉपर्टी जो हमको डिस्कस करनी है, दैट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, जैसा कि आप जानते हो इस ग्रुप के अंदर फास्फोरस और उसके एलोट्रॉप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस और थर्ड आपके पास होता है ब्लैक फास्फोरस। तो ये 3 तरह के आपके पास फास्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं और इनमें सबसे स्टेबल होता है ब्लैक फास्फोरस और मोस्ट अबंडेंट होता है आपके पास व्हाइट फास्फोरस, जो सबसे ज्यादा फॉर्म के अंदर मिलता है। तो आपके पास 3 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के। अभी हम इनसे डिटेल में तो नहीं मिल रहे हैं, हम इनसे वापस मिलेंगे, पर हाँ कुछ आइडिया देना है मेरे को आपको इनके स्ट्रक्चर का, ताकि जब आप आगे चल के इसको दोबारा पढ़ो तो इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको याद रहे। तो मैं आपको तीनों के स्ट्रक्चर बना के बताता हूं, देखो तीनों से मिलवाता हूं एक एक करके। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में क्या होता है, एक डिस्क्रीट P4 यूनिट होती है। कौन सी डिस्क्रीट यूनिट, कौन सी यूनिट होती है, P4 यूनिट। तो देखो एक फास्फोरस,
दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस, फोर्थ फास्फोरस, चारों को कनेक्ट कर दो आपस में, तो ये बन गया आपके पास व्हाइट फास्फोरस की एक टेट्राहेड्रल यूनिट। फर्दर देखो, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक। तो ये तो बना आपका कौन सा फास्फोरस, दिस इज योर व्हाइट फास्फोरस, ठीक। अगर मैं बनाना चाहूं यहां रेड फास्फोरस, रेड तो देखो रेड फास्फोरस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इन यूनिट्स को ज्वाइन करते जाओ, क्या करते जाओ, व्हाइट फास्फोरस यूनिट्स को आप आपस में ज्वाइन करते जाओ। कैसे, कुछ ऐसे, ये एक P4 यूनिट, इसको इधर ज्वाइन करना शुरू कर दो, ठीक। तो ये जो आपके पास फास्फोरस बना, ये कैसा फास्फोरस है, आपका रेड फास्फोरस। तो ये आपका व्हाइट फास्फोरस सिंगल डिस्क्रीट यूनिट, ये आपका रेड फास्फोरस मल्टीपल यूनिट्स क्या होते जाएंगे आपस में ज्वाइन। सेम इसी तरह होता है आपका थर्ड, दैट इज योर ब्लैक फास्फोरस। देखो ब्लैक फास्फोरस की एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है इनसे बिल्कुल, like this। ठीक है, ये एक यूनिट होती है, यूनिट फर्दर अपने आप को रिपीट करती है, इस तरह से फिर से क्या करता जाएगा, अपने आप को रिपीट करता जाएगा और एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो फास्फोरस बनता है, इसको हम कैसा फास्फोरस बोलते हैं, ब्लैक फास्फोरस बोलते हैं। तो ये आपके पास 3 फास्फोरस के अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक। अपनी इस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से ही ये अनरिएक्टिव होता है ऑलमोस्ट एंड इज स्टेबल। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि फास्फोरस का सबसे स्टेबल एलोट्रॉप कौन है, तो आप उसको किसका नाम बताओगे, ब्लैक फास्फोरस, ड्यू टू इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम फिर आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये आपस में कन्वर्ट भी होते हैं, तो कैसे कन्वर्ट होते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ, फिर हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी, दैट इज कैटिनेशन। इनमें से चेन बनाने की प्रॉपर्टीज कौन रखता है, वैसे तो आपको नजर आ रहा है कौन रखता है, पर फिर भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर देखो, एलोट्रॉप्स पढ़ने के बाद हम लोग यहां पर 2 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं इस ग्रुप के मेंबर्स की। इसमें पहले तो आपके पास कैटिनेशन, देखो कैटिनेशन क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हो, एक एलिमेंट के अपने ही दूसरे एटम्स के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ ज्वाइन होकर लंबी लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। देखो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर, तो हम बॉन्ड एनर्जी डेटा के बेसिस पर बता सकते हैं कि इनमें से किसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, 345 किलोजूल पर मोल के आसपास इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। जब आप एनएन बॉन्ड की एनर्जी देखो तो अराउंड 167 के आसपास होता है, और पीपी बॉन्ड की एनर्जी 201 किलोजूल पर मोल के आसपास होती है। तो अगर आप देखो इस सिंगल बॉन्ड्स में पीपी सिंगल बॉन्ड, सीसी सिंगल बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो कार्बन कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कौन आएगा आपका फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद कौन आएगा नाइट्रोजन। तो इसीलिए आपने देखा फास्फोरस के 3 अलग अलग एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट कर रहे थे जिनमें बहुत सारे पी सिंगल बॉन्ड, पी बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे थे। तो फास्फोरस की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। रीजन, पीपी बॉन्ड की स्ट्रेंथ एनएन बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप ध्यान रखना पीपी कैटिनेशन प्रॉपर्टी एनएन कैटिनेशन से क्या होती है, ज्यादा। फिर अगली प्रॉपर्टी दैट इज योर एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। N2 एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, N2 इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्या बनाता है, एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, ठीक। तो नाइट्रोजन में क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साथ में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड ये बना सकता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज multiple bonds can be formed between 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक। तो 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में क्या हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, जबकि P4 फास्फोरस में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की साइज क्या होती है, ज्यादा। सो ड्यू टू greater size of phosphorus atom, multiple bond formation between P atoms is not possible। तो आप ध्यान रखना, पहले देखो फास्फोरस एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस ज्यादा होगी, नाइट्रोजन के केस में डिस्टेंस क्या होगी, कम। तो नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल, इसका 2p ऑर्बिटल, इसका 2p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करके क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो सिंस नाइट्रोजन की मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, एंड देयरफॉर it exists as tetrahedral P4 यूनिट, ठीक। तो ये एक टेट्राहेड्रल P4 यूनिट की फॉर्म में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ध्यान रखना है, एटॉमिसिटी, नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जबकि फास्फोरस P4 एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। चलो, तो देखो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हमने डिस्कस की है, चीजें घुमाते रहते हैं, हमको याद होती रहेगी। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इनके कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसके कुछ, इस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनको हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इस ग्रुप के हाइड्राइड्स को। तो आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ग्रुप की कुछ कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो देखो, अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये सिंपल बोल रहा हूं मैं, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक, तो पहले कंपाउंड्स का आइडिया लेते हैं, फिर एक एक एलिमेंट के कंपाउंड्स को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग मिलने जा रहे हैं विद हाइड्राइड्स। ठीक, इन एलिमेंट्स के कंपाउंड विद हाइड्रोजन, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड्स। पहली चीज, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप MH3। ठीक, तो NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3, ये सब के सब NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। सारे ही हाइड्राइड्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडेशन स्टेट होता है sp3। कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैसे अमोनिया की मैं बात करूं तो अमोनिया NH, H और H, इसे हम बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है,
तो sp3 हाइब्रिडेशन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है और वो अराउंड 107 डिग्री 5 मिनट के आसपास आता है। ठीक, तो ध्यान रखना बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। तो हम बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इन चीजों को। फर्दर यहां पर क्या है, देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये अपने लोन पेयर को किसी को डोनेट कर सकता है। तो अगर डोनेट कर सकता है तो बताओ जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेसिस। क्या बोलते हैं, लुईस बेसिस। तो इस हर एक में प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फास्फोरस के पास है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो सबके पास लोन पेयर है, इसलिए इनके हाइड्राइड्स किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। देखो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान देना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन central atom, these hydrides can act as लुईस बेसिस। ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस बेसिस की तरह काम कर सकते हैं। पहली चीज, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए। भाई देखो, मैं अगर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी डिपेंड करेगी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। बताओ इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हाँ नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जाने नहीं देगा, उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इनका लुईस बेस कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं इनको लुईस बेस कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करूं तो बताओ ऑर्डर क्या बनेगा, NH3 सबसे वीक, फिर PH3, फिर SbH3, फिर कौन आएगा बताओ, फिर आएगा ASH3, फिर कौन आएगा SbH3 और सबसे लास्ट में कौन आएगा, BiH3 होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस वन इज योर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो लगता है होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं है। खैर मजाक कर रहा हूं। देखो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, एक्चुअल ऑर्डर कुछ ये होता है, एक्चुअल ऑर्डर इज दिस। सबसे ज्यादा बेसिक है NH3, फिर PH3, मतलब रिवर्स होता है ऑर्डर, ASH3, SbH3 एंड BiH3। आइला, ये क्या हो गया, तो सब कुछ चेंज हो गया। हमने जो सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हो गया। उल्टा होने का रीजन है, देखो ये छोटू सा नाइट्रोजन होगा, है ना। इस ग्रुप में सबसे छोटा साइज किसका होगा बताओ, नाइट्रोजन। ये उससे बड़ा फास्फोरस, ये उससे बड़ा आर्सेनिक, ये उससे भी बड़ा Sb और ये सबसे बड़ा Bi। ठीक, आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो देखो यहां पर छोटे साइज पर 2 इलेक्ट्रॉन, या थोड़े बड़े साइज पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां और बड़ा साइज, यहां और बड़ा साइज, यहां और बड़ा साइज। तो होगा क्या, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से
नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या होगा? चार्ज डेंसिटी। तो हम सिंपल बोल सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इट हैज हाई चार्ज डेंसिटी। अपने छोटे साइज की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये लुईस एसिड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और उतनी ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा। तो आप ध्यान रखना, यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड नहीं करोगे। हाइड्राइड्स का अगर आपको लुईस बेस कैरेक्टर देखना है तो आप साइज से देखोगे। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा। जबकि इसका साइज बड़ा है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी, है ना, लीस्ट चार्ज डेंसिटी। ठीक, ऐसा बोल दो, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। जितना जल्दी हो ये अपने रिपल्शन को डिक्रीज करना चाहेगा और उसके लिए इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स का लुईस बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। इनमें NH3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा जबकि BiH3 क्या होगा? सबसे कम बेसिक। ठीक, तो ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन इट हैज हाई चार्ज डेंसिटी एंड देयरफॉर higher tendency to donate its electron pair। ठीक, इसलिए इसका लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे लुईस बेसिक और नॉर्मल बेसिक कैरेक्टर दोनों ही किसके ज्यादा होंगे? अमोनिया के ज्यादा होंगे। तो पहली चीज क्या डिस्कस की हमने यहां पर? लुईस बेस कैरेक्टर या फिर सिंपल बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड्स। दूसरा, हम इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। किसको डिस्कस कर सकते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। तो आप एक बार इसको लिखो, फिर देखो, फिर हम थर्मल स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करते हैं। तो आप कॉपी करो, जब तक मैं यहां पे हेडिंग लिख लेता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। हीट करने पर कौन पहले टूटेगा? भाई देखो, हीट करने पर तो वो टूटेगा जिसका बॉन्ड क्या होगा? वीक। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देख लेते हैं। आपके हिसाब से बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए? NH3 PH3, मैं तो ले रहा हूं ASH3, है ना, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बताओ आपको क्या लगता है क्या ऑर्डर बनना चाहिए? NH3 सबसे ज्यादा होना चाहिए या फिर सबसे कम होना चाहिए? देखो, डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। एक में NH बॉन्ड तोड़ूं, एक में PH बॉन्ड तोड़ूं, एक में ASH बॉन्ड तोड़ूं, जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। आप मुझे बताओ, एक बॉन्ड मैंने बनाया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, एक बनाया P और H के बीच में, एक बनाया AS और H के बीच में। सबसे ज्यादा आसानी से या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? या फिर ऐसा बोलो, सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो आओ साइज बनाते हैं। देखो, ये छोटू सा नाइट्रोजन और ये उससे भी छोटू सा हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस लेकिन वही छोटू सा हाइड्रोजन, और बड़ा आर्सेनिक और वही छोटू सा हाइड्रोजन। इनके सेंटर के डिस्टेंसेस देखो, जैसे जैसे बॉन्डिंग एटम की साइज बढ़ रही है वैसे से डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? कम। यह हम लोगों ने बॉन्डिंग में सीखा है कि किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉन्ड लेंथ। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? बॉन्ड लेंथ। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? सबसे बड़ा बॉन्ड होगा ये वाला ASH,
तो यही सबसे आसानी से ब्रेक होगा, जबकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप जाने पर इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NH3, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, BiH3। चलो तो इसी चीज को हम यहां पर लिख लेते हैं, है ना। आप ये बनाओ तीनों शक्लें, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स decreases down the group as bond length will increase due to increase in size of central atom। ठीक, तो सेंट्रल एटम के साइज में इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और इस वजह से हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SPH3, और लास्ट में कौन होगा, BiH3। क्लियर। तो ये हुआ इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर से हम एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं, वो है इन हाइड्राइड्स का इन हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर को डिस्कस कर सकते हैं। फिर देखो हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी नहीं, इन्हीं हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो क्या चीज है मेनली, ये जो आपके हाइड्राइड्स हैं, अगर आप इनको हीट करो तो ये डीकंपोज होकर हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। ठीक, तो इस हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन की वजह से, है ना, इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन की वजह से ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। अब देखो, जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन देगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप मुझे बताओ इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा NH3, फिर PH3, फिर ASH3, SBH3, और लास्ट में कौन है आपका, BiH3 होगा ये ऑर्डर। तो अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो इनका हाइड्रोजन रिलीज करने का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। ये सबसे मुश्किल से ब्रेक होकर हाइड्रोजन देगा, और ये सबसे आसानी से ब्रेक होकर क्या दे देगा, हाइड्रोजन। तो अगर मैं इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर देखूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, NH3, फिर PH3, फिर आपका ASH3, देन SBH3, और सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका होगा, BiH3। यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो ध्यान दो, थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पर आप इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर को भी क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इन हाइड्राइड्स की। अपने दो तीन चीजें डिस्कस की, सबके सब एक ही टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, सारे sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर होता है। ठीक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इनके बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक, फिर आपने देखा कि
हमने डिस्कस किया इनके लुईस बेस कैरेक्टर को। तो सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लुईस बेसिस की तरह काम कर सकते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पर लुईस बेस कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक, फिर बात की थर्मल स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? जस्ट रिवर्स। तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी तो कम होती है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक, चलो ये बात हुई इनके बारे में। जैसे मैंने आपको सिखाया बॉन्ड एंगल, हम इनके बॉन्ड एंगल को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल को, आओ डिस्कस करते हैं। फिर देखो इन्हीं हाइड्राइड्स का हम डिस्कस कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर और इनका बॉन्ड एंगल। ठीक, तो आप ध्यान से देखो हमारे पास हाइड्राइड्स कौन कौन है। एक है अमोनिया, ठीक, दूसरा PH3, ASH3, SPH3 एंड BiH3। ठीक, तो अगर मैं इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी की बात करूं तो देखो यहां पे लोन पेयर तो सबके पास है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन। ठीक, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत कम। जैसा कि हमने सीखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी शो कर सकता है कोई कंपाउंड जब हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये आपका नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से यहां पर सिर्फ कौन शो कर सकता है? अमोनिया ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो आप ध्यान रखना इन सारे हाइड्राइड्स में से ओनली NH3 कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, एंड दैट इज वाई NH3 is more soluble in water. ठीक, इनमें से सिर्फ अमोनिया ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन सब में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? अमोनिया वाटर सॉल्युबल है। और एक और चीज, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन PH3, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। ठीक, तो जहां PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वहां पे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक, तो अगर आप NH3, PH3, ASH3, SPH3 इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, तो इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए हमें याद आना चाहिए एक रूल जिसको हम कौन सा रूल बोलते हैं? ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल, इनके बॉन्ड एंगल को हम ड्रैगोज रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां पे NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, वहीं पर इन तीनों का बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होता है, क्लोज टू 90 डिग्री। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्रैगोज रूल की वजह से। याद है आपको बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था, अगर आपने ड्रैगोज रूल नहीं पढ़ा है तो आप मेरे बॉन्डिंग के लेक्चर्स देख सकते हो, वहां पे आपको ड्रैगोज रूल पूरा डिटेल के अंदर मिल जाएगा। तो ड्रैगो रूल ये कहता है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बाद हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती। जहां पर NH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इन सबके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, और बॉन्ड बनाने के लिए प्योर p ऑर्बिटल्स काम में आते हैं। प्योर p ऑर्बिटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड्स। तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल काम में आते हैं? प्योर p ऑर्बिटल्स काम में आते हैं। आई बात समझ में? तो अगर प्योर p ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं तो देखो 3 p ऑर्बिटल होते हैं, एक px, दूसरा py और तीसरा pz, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो 3 बॉन्ड बनेंगे जिनके बीच में एंगल कितना होगा?
90 डिग्री। तो देखो डिफरेंस है, सिंस यहां पर p ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स काम में आते तो वो अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करते, और इन सब की ज्योमेट्री भी कैसे आती है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल आता 109 डिग्री के आसपास, ठीक, जैसे अमोनिया का होता है 107.5 डिग्री, सॉरी 107.5 डिग्री। सेम इसी तरह अगर इन सब में हाइब्रिडाइजेशन होता तो इनका बॉन्ड एंगल भी कितना आता, 109 डिग्री या उसके आसपास आता। लेकिन एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, और में जो बॉन्ड बनेंगे वो प्योर p ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से बनेंगे, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्लोज टू 90 डिग्री होता है। तो आप ध्यान रखना, मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा रहा हूं। द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 is 107.5 degree due to sp3 hybridization and lone pair bond pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, ठीक। यहां पर लोन पेयर NH3 में क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से ये आपका लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड, इनके बीच में रिपल्शन होगा तो उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, ठीक। लेकिन बट इन अदर हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप, the bond angle is close to 90 degree as according to Drago's rule only pure orbitals, pure p orbitals will participate in bonding, ठीक। तो यहां पर बॉन्डिंग में सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल्स काम में आएंगे, इसलिए इनके बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं। आई बात समझ में। तो देखो ये है अपने पास नाइट्रोजन के पहले टाइप ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्राइड्स। यहां पे आपने हाइड्राइड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके ऊपर ध्यान देना होगा। आओ थोड़ा एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मेनली इन हाइड्राइड्स को लेकर। देखो हमने देखा कि इन हाइड्राइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है, वैसे क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, बहुत कम। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, नाइट्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है, तो चार्ज डेंसिटी की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी क्या होती है, ज्यादा। इसलिए यहां पर अमोनिया क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है। दूसरा हमने सीखा कि इस MH बॉन्ड है ना, एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ रहा है। एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो वो भी यही बनेगा। थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NH3, और लीस्ट स्टेबल कौन होगा, BiH3। जैसे ही हाइड्राइड टूटेंगे, जैसे ही हाइड्राइड टूटेंगे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, यानी हम इनको एज रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हैं। अगेन जिसका बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा वो उतनी आसानी से हाइड्रोजन देगा और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखें तो NH3 सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर PH3, फिर ASH3 और इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया, देखो आज एक इनकी स्ट्रक्चर या इनके बॉन्ड एंगल देख लो और एक इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सिर्फ यहां पर अमोनिया ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ये बाकी सारे कंपाउंड्स यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। लास्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको पूछने के चांसेस आपसे सबसे ज्यादा होते हैं,
यहां पर अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, जबकि इन सबके बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के आसपास है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा रूल लगता है? ड्रैगोज रूल लगता है, और उसकी वजह से इनके बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर भी यही होता है, इसी ऑर्डर में इनके बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। और सिंस यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल्स काम में आते हैं, तो यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री या उसके आसपास होगा। क्लियर? चलो, तो आज हम लोगों ने कवर किया अपना 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज हाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं और स्टार्ट करेंगे विद अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज योर हैलाइड्स। हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और कंटिन्यू करते हैं।